मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टाक बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को प्लेटो के दार्शनिक शासक के विचारों से अवगत करवाऊंगी। प्लेटो का दार्शनिक शासक के विचार बताने से पूर्व मैं यह बताना चाहूँगी कि प्लेटो ने अपना एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रिपब्लिक। रिपब्लिक के लिए कहा जाता है कि वह न्याय पर लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन प्लेटो का न्याय वर्तमान न्याय से भिन्न है। प्लेटो के न्याय के अनुसार समाज में 3 वर्ग होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित गुण के अनुसार अपने वर्ग में सम्मिलित होकर कार्य करता है। यही प्लेटो का न्याय है। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की। उसका कारण यह था कि तत्कालीन यूनान में राज्यों में बहुत अस्थिरता और अस्थायित्व था और अस्थिरता और अस्थायित्व होने की वजह से समाज में शांति नहीं थी, शांति और सुशासन की स्थापना नहीं की जा सकती थी। इसी समस्या को दूर करने हेतु प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की और प्लेटो का यह जो आदर्श राज्य है, यह आदर्श राज्य इसलिए आदर्श होगा क्योंकि उसमें उसका जो शासक होगा वह शासक दार्शनिक शासक होगा और जहाँ न्याय की स्थापना होगी, शासक वर्ग एवं सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी स्थायित्व, और स्थायित्व की स्थापना करने के लिए प्लेटो का यह आदर्श राज्य एक मील का पत्थर साबित होगा। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 तत्व ज्ञान, साहस और वासना है। इन्हीं के अनुरूप समाज में ज्ञान प्रधान, भाव प्रधान और वासना प्रधान वर्ग सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। दार्शनिक शासक प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो का मानना है कि जब तक शासन सत्ता दार्शनिकों के हाथ में नहीं होगी, तब तक राज्य में स्थायित्व असंभव है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्लेटो ने ऐसी शिक्षा योजना का निर्माण किया जिसमें दार्शनिक शासकों का निर्माण किया जा सके। दार्शनिक शासक ही सामाजिक जीवन की बुराइयों को दूर करने में सफल साबित हो सकते थे। उस समय शासकों के चुनाव में शिक्षा और योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप शासन सत्ता दोषपूर्ण अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती थी और ऐसे शासक राज्य को आगे बढ़ाने में नाकाम सिद्ध थे। इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक शासक ही एकमात्र विकल्प है जो स्वार्थपरता एवं अज्ञानता का अंत करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। प्लेटो के अनुसार ये जो दार्शनिक शासक है, इस दार्शनिक शासक को 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करनी होगी और 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो व्यक्ति उसके योग्य होगा, 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर लेगा, जिसका स्वयं का कोई परिवार नहीं होगा, जिसकी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं होगी, जो पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित होगा, ऐसा व्यक्ति ही केवल और केवल राज्य में शासक बनने की योग्यता रखता है। और इतनी उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति जब शासक बनेगा तो राज्य में स्थायित्व और स्थिरता स्थापित हो सकेगी, और स्थिरता जब स्थापित हो सकेगी तो राज्य आगे की ओर बढ़ेगा, डेवलप करेगा, सुशासन वहाँ स्थापित होगा। प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक शासक है, उस दार्शनिक शासक में कुछ विशेषताएं हैं। प्लेटो का दार्शनिक शासक न्यायप्रिय, मृत्यु भय से मुक्त, सत्य का अन्वेषक और कर्मयोगी है। प्लेटो के दार्शनिक शासक की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, ज्ञान प्रधान। प्लेटो का दार्शनिक शासक तीनों वर्गों से ज्ञान प्रधान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उसका कारण यह है कि प्लेटो ने इस शासक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया है। नंबर 2, साम्यवादी। प्लेटो का दार्शनिक शासक पूरी तरह से साम्यवादी होगा और प्लेटो ने शासकों के लिए परिवार व संपत्ति का साम्यवाद लागू किया है। साम्यवाद से प्लेटो का तात्पर्य है कि शासक वर्ग परिवार और संपत्ति के बंधन से पूर्णतः मुक्त होंगे। प्लेटो ने शासकों को परिवार व संपत्ति के बंधनों से मुक्त रखकर शासक वर्ग के लिए सामूहिक परिवार व सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल की सलाह दी है। उनका कहना है कि शासक वर्ग का स्वयं का ना परिवार होगा, ना ही निजी संपत्ति होगी। वो सार्वजनिक आवास गृहों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे और सार्वजनिक परिवार का ही
प्रयोग करेंगे, ना उन्हें ये पता होगा कि उनके बच्चे कौन से हैं, ना उन्हें ये पता होगा कि उनकी पत्नी कौन सी है। उनके परिवार साझे होंगे, उनकी संपत्ति साझी होगी और वो सब मतलब शासक वर्ग मिलकर के सामूहिक रूप से उनका प्रयोग करेंगे। ऐसा जब होगा तो शासक का अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं होगा, क्योंकि शासक को यही नहीं मालूम होगा कि उसकी पत्नी कौन है, उसके बच्चे कौन से हैं। क्योंकि प्लेटो के शासक वर्ग में सम्मिलित जो हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होगा और सामूहिक तरीके से ही वो उनका प्रयोग करेंगे। नंबर 3, निस्वार्थ। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों को ही अपना हित समझता है। वे पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करते हैं और शासक का एकमात्र लक्ष्य है राज्य को आगे की ओर बढ़ाना। नंबर 4, सुशिक्षित। प्लेटो का कहना है कि शासक को अच्छा राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता और अच्छा शासक होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लेटो शासक वर्ग के लिए सुनियोजित शिक्षा प्रणाली की स्थापना करता है, जिससे 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करके शासक अपने गुणों से राज्य को लाभान्वित कर सके है। 5वां है निरंकुश शासक। प्लेटो ने अपने शासक को अनियंत्रित शक्तियाँ प्रदान की है, लेकिन फिर भी शासक पर नियंत्रण लगाने हेतु कुछ बंधन लगाए गए हैं। उन शासक को पूरी तरह से मुक्त नहीं रखा गया है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक को शिक्षा पद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। प्लेटो ने जो शिक्षा योजना बताई है, उस शिक्षा योजना में खरा उतरने वाला व्यक्ति ही दार्शनिक शासक के लिए पात्र होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो वो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक बनने के लिए पात्र नहीं है। शासकों को राज्य का अत्यधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। प्लेटो का कहना यह है कि राज्य का आकार छोटा होना चाहिए ताकि राज्य में सुशासन की स्थापना की जा सके। तो राजाओं को अपने को साम्राज्यवादी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसके बजाय राज्य में छोटा राज्य है और वहाँ पे सुशासन की स्थापना करनी है, तो सुशासन की स्थापना करने के लिए सुनियोजित तरीके से राजा को शासन करना चाहिए। दार्शनिक शासक को अपने राज्य में आर्थिक समानता की स्थापना करनी चाहिए। शासक का यह कर्तव्य है कि समाज में आर्थिक आधार पर असमानता ना हो। अगर आर्थिक आधार पर असमानता होती है तो व्यक्तियों में असंतोष उत्पन्न होता है, और जब असंतोष उत्पन्न होता है तो असंतोष के परिणाम स्वरूप राज्य में लड़ाई झगड़े होते हैं, अराजकता उत्पन्न होती है, और ऐसी स्थितियां राजा के लिए बहुत घातक होती हैं। और राजा को उन स्थितियों से कंट्रोल करने के लिए या उन स्थितियों पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता अगर होगी तो राज्य में झगड़े नहीं होंगे, लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, और जब प्रेम से रहेंगे तो राज्य में शांति और सुशासन की स्थापना भी होगी। दार्शनिक शासक को अपने राज्य में न्याय की स्थापना करनी होगी, और न्याय की स्थापना के लिए यह राजा का कर्तव्य होगा कि वह ये निर्धारित करे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल गुण के अनुरूप ही अपने वर्ग में सम्मिलित हो और अपने वर्ग में सम्मिलित होकर अपने निर्धारित कार्यों को संपन्न करे। अगर दार्शनिक शासक अपने उपरोक्त कर्तव्यों का पालन करेगा तो राज्य में निश्चित ही सुशासन की स्थापना होगी, और सुशासन की स्थापना के साथ में आदर्श राज्य की कल्पना भी पूरी हो पाएगी। अब हम प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत की आलोचना करेंगे। प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत की आलोचना में सबसे पहले प्लेटो निरंकुश शासन का समर्थन करता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने राजा को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की है। नंबर 2, इसमें जनता की निम्न स्थिति हो जाती है। जनता को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता, और शासन और जनता में सहयोग का कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं होता। जब उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलकर कार्य नहीं कर सकते। इसके अलावा यह एक अव्यवहारिक सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य मात्र जो है वो समाज में अगर प्लेटो के आदर्श राज्य को स्थापित किया जाएगा, साम्यवाद को स्थापित किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। और जब समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सामूहिक संपत्ति है, सामूहिक परिवार है, ऐसे में समाज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
दार्शनिकता एवं प्रशासन में अंतर होता है। दार्शनिकता एक तरफ होती है, प्रशासन अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजा को कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं और उन निर्णयों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनानी होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने एक ऐसे शासक की कल्पना करी है जो पूर्णतः राज्य के प्रति समर्पित हो, जिसका कोई परिवार ना हो, जिसकी कोई संपत्ति नहीं हो और जो निष्पक्ष भाव से राज्य की सेवा करने के लिए कार्य करे। लेकिन प्लेटो ने जो अपना विचार दिया, उस प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो पाई। उसका कारण यह था कि प्लेटो के संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बहुत आलोचना हुई और व्यवहारिक तौर पर यह संभव भी नहीं है। यदि सामूहिक आवास गृह होंगे, सामूहिक परिवार होगा, सामूहिक संपत्ति होगी, तो लोग अपनी लायबिलिटी नहीं समझेंगे, अपनी कर्तव्य नहीं समझेंगे, उनके कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो ऐसे में समाज में व्यभिचारिता फैल जाएगी और व्यभिचारिता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उसको थोड़ा बंधनों में बांधना आवश्यक होगा। इसी कारण प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार कभी भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। इसके पश्चात प्लेटो ने अपने ग्रंथ द लॉज में एक उपादर्श राज्य की स्थापना की और प्लेटो का जो उपादर्श राज्य था, उस उपादर्श राज्य को क्रियान्वित करने के लिए प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने बहुत योगदान दिया। बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों को प्लेटो का साम्यवाद पढ़ाऊँगी। रिकॉर्डिंग नहीं हो क्या पता गॉड शिट। क्या हुआ?